पाकिस्तान में आज एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की दो बदतरीन वाक़यात हुए। इनमें एक तो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर जो हमला हुआ, ख़ुदकुश धमाका हुआ, 12 अफराद शहीद हुए, 27 ज़ख्मी। और दूसरा कैडेट कॉलेज वाना में जो है वो एक ऑपरेशन अभी भी जारी है। और कल कैडेट कॉलेज वाना का दरवाज़ा जो था उसको तोड़ा दहशतगर्दों ने एक बारूदी गाड़ी के ज़रिए। और उसके बाद ये तो नहीं हुआ कि यरगमाली बनाया हो कैडेट्स को, अभी तक की जो हमारे सामने इतलात हैं, लेकिन 3 दहशतगर्द जो हैं वो अभी भी उस कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और वहाँ ऑपरेशन जारी है। और वहाँ से कैडेट्स को जो है अफवाज पाकिस्तान ने कोई तकरीबन लिखा हुआ है के अंदर मौजूदा 525 कैडेट में तकरीबन 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जिसमें 525 कैडेट भी शामिल हैं। लेकिन अभी भी ऑपरेशन वहाँ जारी है। पाकिस्तान में एक तरफ तरमीम हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, और वो आज ऑब्वियसली पोस्टपोन कर दी गई कौमी असम्बली के अंदर इसी वाक़े की वजह से। ये दो वाक़यात हुए। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी पहुँच गई। हमने इससे पहले हमने देखा था कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा पीक पर थे तो लाहौर, कराची, ये सब शहर जो थे ये दहशतगर्दी का शिकार हुए थे। अब इससे पहले इस्लामाबाद के इस वाक़े से पहले ये मामला KP और बलोचिस्तान तक था। लेकिन अब आज जो इस्लामाबाद की कचहरी में ये धमाका हुआ है एन सेंटर कैपिटल के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर शहर जो है वो टारगेट बन सकता है इस वक्त। हमारे जो मुज़ाकरात हैं टेररिज्म को लेकर वो नाकाम हुए अफ़गानिस्तान के साथ या अफ़गान तालिबान रजीम के साथ। इस वाक़े को किससे जोड़ा जाए और इसका रिएक्शन, रिप्लाई किसको दिया जाए? हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान या दोनों? और वो रिप्लाई और रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ताकि दहशतगर्दी की ये लहर वाना इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में ना फैले? सबसे अहम और बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि पाकिस्तान किसको इसका ज़िम्मेदार समझता है और रिप्लाई और रिएक्शन फिर किसको देना चाहिए और वो किस नोयत का होगा? फुल फ्लैज वॉर, एयर स्ट्राइक्स या सिर्फ लिमिटेड कार्रवाई? इस पर ज़रूर बात करेंगे। और ये तरमीम जो है ऑब्वियसली उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। और आज अंसार भाई साहब की रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो वो बता रहे थे कि 4 जजेस तो इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होने वाले हैं, गालिबन एक इस्तीफ़ा देने वाले हैं। वो इस्तीफ़ा देने वाले के बारे में तो मुझे कुछ क्यास है, इसमें भी बात करेंगे वो कौन हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले टेररिज्म के ऊपर थोड़ी बात कर लीजिए। डॉक्टर बारी सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा बैरिस्टर अकील मलिक, फैसल चौधरी और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये जो वाक़या है ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई टेररिज्म की नई लहर है जो इस्लामाबाद से आगे तक जाएगी, या हम समझें कि बस एक वाक़या है इस्लामाबाद तक और ये कंट्रोल हो जाएगा? और फिर किसको जिम्मेदार समझा जाए इस टेररिज्म का? अमरान साहब, आपने ये अहम सवालात किए हैं। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे कौन है। चाहे इसमें हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जो दोनों हुकूमतें हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को अपना वाहिद हल समझती हैं जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। आपने ये कौमी फैसला करना है कि क्या आप दहशतगर्दी के ज़रिए मरूब होंगे और क्या इसके ज़रिए आप इन दोनों हुकूमतों से इनकी टर्म से बात करेंगे या आप इसके रद्द अमल में इनको जवाब देंगे। ये एक अपने कौमी फैसला है जो आपने करना है। दूसरी बात ये कि क्या ये दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ उसी वक्त ख़त्म होंगे जब आप इसकी जो कॉस्ट है, दोनों जो कैपिटल्स हैं दिल्ली और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन तक लेके जाएंगे। क्योंकि जब तक वो ये समझेंगे कि ये एक लो कॉस्ट जो है टूल है जो उनके पास मौजूद है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं, तब तक ये इस्तेमाल होते रहेंगे। तीसरा मसला ये है कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी खतोखाल है उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहां अभी तक जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं की हैं। आपको कुछ कौमी फैसले करने हैं जिसमें आपने इस पहला फैसला तो ये करना है कि आपकी जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेज हैं कि आपने उनको कितना स्ट्रेंथन करना है और उनको उनके ज़रिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या आप दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी को बतौर एक पॉलिसी उसके खिलाफ जो है आप मुतहरिक होंगे या नहीं। और तीसरा ये कि ये जो हुकूमतें हैं बिलखसूस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, इनके लिए क्या आप जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं उनको जो है आप एक्टिवेट कर सकेंगे या नहीं। इसमें आपके पास फैक्टिव आता है, इसमें आपके पास UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 आती है, 1267 आती है। फिर जो आपकी जो भी डिप्लोमेसी का अभी तक आपके पास स्ट्रेंथ आई है उसको आप इस्तेमाल करें ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि जो दुनिया ने 20 साल की जंग अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ी और उसके बाद दोबारा अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई दहशतगर्दी का मरकज़ बनने जा रहा है, तो क्या ये कीमत सबके लिए काबिल डॉक्टर कबूल है? साहबा, आज आपने पाकिस्तान है, कल कुछ और कहा होगा। कि कॉस्ट दिल्ली और अफगानिस्तान तक लेकर जानी पड़ेगी, किस तरह?
फुल फ्लैज देखिए जंग की 3 सूरत। चीजें आप कर सकते हैं। जी। एक तो ये है कि आपके पास अस्करी प्लेन तो आपके पास हमेशा मौजूद है। ये तो एक ऑप्शन है आपके पास, और आपको ये भी देखना होगा कि कितनी हद तक आप जाना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है अफगानिस्तान के साथ आपके पास तिजारत की है। इस वक्त जो पाकिस्तान अफगानिस्तान एटीटीए के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का सालाना तिजारत जो है $75 बिलियन की है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान को फायदा $500 मिलियन का है। आपने अभी तक जो वीज़ा रजीम जो बाकी तमाम रजीम्स हैं उसके अंदर जो इनके गैर रवायती जो अनासर हैं अभी तक वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तीसरा जो आपने फैसला करना है वो ये कि क्या आप इसके लिए जो नए सिस्टम्स लेके आएंगे, क्या आप उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस के थ्रू काम कर सकते हैं या नहीं। जो आपके पास अफगान महाजरीन मौजूद हैं, जो आपके पास ये जो सरहदी मामले हैं, इनको आप कैसे रीऑर्गेनाइज या मतलब रीस्ट्रक्चर करेंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो इक्तिसादी इम्पैक्ट नहीं जाएगा, और जब तक इक्तिसादी इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ये दहशतगर्दी तो एक आम चीज़ है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक वॉर टोन कंट्री है जिसके पास इस वक्त उनके एक अंदाजे के मुताबिक 33 ग्रुप, एक अंदाजे के मुताबिक 22 दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त जेर साया है। अफगानिस्तान की जो नेशनल एजेंसी है NDS जो आप कह सकते हैं, पुरानी NDS थी, और इस वक्त अफगानिस्तान की जो DM मिनिस्ट्री है उसके नीचे है, जेर साया पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। TTP के मुख्तलिफ बाशिंदे, उनको सरपरस्ती हासिल है इस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों की, अफगान हुकूमत की बाज़ाते डॉक्टर खुद। साहब एक बात और अगर वो बताइए ये कि समझ पाकिस्तान ने इतना सीवियर रिएक्शन दिया लास्ट टाइम। हमने कंधार में स्ट्राइक किया, हमने काबुल में स्ट्राइक किया, हमने इनकी चेक पोस्ट पे कब्जा किया। तो व्हाट अकाउंट्स फॉर द रिजिडनेस ऑफ अफगानिस्तान तालिबान रजीम के, वो इतना बड़ा स्टेक सर पे कफन बांध के वो तालिबान को पनाह भी दिए हुए हैं, इन ग्रुप्स को पनाह दिए हुए भी हैं, और इनको वो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि आप जाएं पाकिस्तान पे हमला करें। उनको कॉन्सिक्वेंस की कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान फुल फ्लेज वॉर भी कर सकता है उनके ऊपर। देखिए मसला लेवरेज का है ना। उनका ख्याल ये है कि इसके जरिए जो है लेवरेज आ सकता है। उनका जरिया है, उनका ख्याल ये है कि हिंदुस्तान जो है शायद वो लेवरेज उनके लिए क्रिएट कर सके जो अकेले नहीं क्रिएट कर सकते। ये इनकी भूल है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिकन आर्मी है उनका जो डिफेंस बजट है उसमें से $3.2 बिलियन अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत को मिल रहा है, जो उनकी मेंटेनेंस, उनकी जो फोर्सेस थी उनके लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी तरह जो पैसे उनको मिल रहे हैं बैनुल अक़वामी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के, वो भी उनके पास इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन वो पैसे भी वो बिला मतलब बेदरेख इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इस वक्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो आपकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर आप ये देखेंगे, इलाकाई डिप्लोमेसी में SCO और जो चीनी हुकूमत और रूस से आपको ये बात करनी पड़ेगी कि जी इस वक्त अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ये अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करती है अपने हरबल दस्ते के तौर के ऊपर, जहाँ दहशतगर्दी उनका बुनियादी टूल है, तो कल उनको क्या चीज़ रोकेगी कि वो चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ ये काम ना करें, जबकि इस वक्त वो अमेरिका के साथ एक डिफेंस अलायंस में जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक फैसला करना है इलाके ने, और आपको इस पे बड़ी वाज़ेह बातचीत करनी होगी। हमें घुमा फिरा के बात नहीं करने की जरूरत, हमें साफ बात करनी होगी कि इसके पीछे अगर डॉक्टर साहब, ये जो अब इस्लामाबाद में धमाका हुआ और ये जो वाना के अंदर हो रहा है, आपको लगता है पाकिस्तान इसके ऊपर अब अफगानिस्तान को कोई फिजिकल रिएक्शन देगा, कोई काइनेटिक रिएक्शन देगा, कोई इस तरह का? और कब तक देना? काइनेटिक रिएक्शन तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले आपने 26 एरियाज को टारगेट किया, अभी भी आपके पास टेंजिबल एविडेंस मौजूद है कि कहाँ इनकी तबीयत कहाँ मौजूद है, कहाँ ये मौजूद है। तो फिर आप वो एक्शन भी लेंगे और उसके अलावा भी बाकी एक्शंस भी लेंगे। अब जब इसका मजमूई इफेक्ट उनके ऊपर आएगा तो फिर उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से उनको $1.2 बिलियन मिल रहे हैं या $800 मिलियन मिल रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं? क्या वो $75 बिलियन का मुवाजना कर सकेंगे? और अगर कर सकते हैं तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान अवाम है उन्होंने भी इस बात का फैसला करना है कि ये अफगानिस्तान की जंग नहीं है, ये एक दहशतगर्दी की जंग है जो पाकिस्तान के ऊपर आयद करने की कोशिश करें। ये कोई अफगानिस्तान का इलाका नहीं है जहां वो किसी फ्रीडम या ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बाहर निकाल रही हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ तरबियत याफ्ता अस्करी दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप उसके ज़रिए आप पाकिस्तान के ऊपर एक तासुब या एक तरह से असरअंदाज हो सकें। तो पाकिस्तान इसका क्या रद्द-ए-अमल देगा? पाकिस्तान यकीनी तौर पे अपनी तमाम रद्द-ए-अमल अपने पास रखता है और इनका हक भी रखता है और इस्तेमाल भी करेगा। वो लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के साथ जंग का कितना प्रोस्पेक्ट है अभी भी, कितना चांसेस है?
मेरे ख्याल से जी जनवरी तक तो ये प्रॉस्पेक्ट्स आपके बहुत हाई हैं, क्योंकि अभी तक जो फ़ायदा उठाना चाह रही थी मोदी हुकूमत, वो फ़ायदा उठा नहीं सकी। जो इन्होंने कल का वाक़या नई दिल्ली में दिखाया है, उसके बरअक्स अगर आप आज का वाक़या देखें, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ उन्होंने दिखाया है कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है, और आपके पास जब सचमुच एक सुसाइड अटैकर आता है, तो वो क्या करता है। जब उसने देखा 15 मिनट वो घूमता रहा आपकी कोर्ट के, जब उसको कोई जगह नहीं मिली, तो उसने जाके आपकी पुलिस की जो गाड़ी थी, उसके अंदर जाके किया। कि वो कुछ ना कुछ लेके जाना चाह रहा था। जबकि इसके बरअक्स जो हिंदुस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, उसके अंदर वो चारों लोग जो दहशतगर्द थे, वो खुद ही जो है अपने ही ज़ोर के अंदर जो है धमाका ख़ेज़ मवाद के मुताबिक वो कह रहे हैं कि वो ज़ाया हो गए। जी। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्क है, लोग सवाल उठाएँगे। हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक़्त बहुत प्रेशर में है। आरएसएस को भी वो फ़ायदे नहीं हो रहे जो वो चाह रहे थे, ना बैन-अक़वामी सतह पे, ना निजी सतह पे, ना दाख़िली सतह पे, और उनको एक जंग चाहिए। और जब तक ये जंग उनको चाहिए, तब तक आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा, और तब बिल्कुल तक सही। यही सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माही सुल्तान साहिबा, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात पे बात कर रही थी। और ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और हमारे दोनों फ्रंट्स जो हैं वो इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन एक और फ्रंट भी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है, और वो है तरमीम का फ्रंट। और उसके ऊपर हमारे वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद हैं, कानून इंसाफ के बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फैसल चौधरी साहब, जिन्होंने हर हाल में बेचारी हुकूमत के अच्छे कामों की भी जो है वो तंबीह करनी है, और इरशाद भट्टी साहब जो है वो तो एक अपने स्टाइल में बात करेंगे। लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बैरिस्टर साहब, मैं देख रहा था कि इत्तेहादी जमातों का अरकान पार्लियामेंट का ऐवान सदर में तांता बंधा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पेशली बुलाया गया है। आज जरदारी साहब इतने खुश हैं कि उन्होंने पूरी पार्लियामेंट के अपने इत्तेहादियों को इशाइये पे बुलाया है। खुश क्यों ना हो, जिस नून लीग ने उनको मिस्टर 10% कहा, आज उनको वो टाइटल दे दिया, ताहियात इलेक्टेड एज अ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे ताहियात इस तस्ला जो दे दिया। और उसमें तारड़ साहब आज फरमा रहे थे पार्लियामेंट में कि देखे जी, सदर जो है वो सदारत के बाद ये तो नहीं हो सकता कि उसको नोटिस आए और वो बेचारा अदालतों में और थानों में जाता फिरे। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि आपने जरदारी साहब को, जिनको आपने इतना करप्ट कहा, इतना करप्ट कहा, मेरा तो बचपन गुजरा है, आप इतना झूठ बोलते थे आपकी पार्टी पहले बैरिस्टर साहब, कि अब आपने कहा कि इतना हमने झूठ बोला जरदारी साहब गंदा करने के लिए, अब उनको अच्छा करने के लिए उनको ताहियात इस्तिस्ला दे देते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी CEC के अंदर ये मामला नहीं रखा। ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ नहीं आई थी। ज़ाहिरी बात है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, और जिस नुकात पे हमें उनसे सपोर्ट चाहिए थी, जो कि अहम और ज़रूरी नुकात हैं, जिस तरह हमने अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कोहेजन के हवाले से हमने जो मैकेनिज़्म बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहिए थे, और उसके साथ साथ आइनी अदालत के क़याम जो FCC के हवाले से, और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस और एडवाइज़र्स की जो बढ़ना थी तादाद सूबे में भी और वफाक में भी, ये तमाम तर चीज़ें थी जिन चीज़ों पे सपोर्ट उन्होंने लैंड नहीं की। वो पॉपुलेशन थी, वो एजुकेशन थी, वो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट थी, वो डूल नेशनैलिटी थी, ब्यूरोक्रेट्स की, माइट आई ऐड। तो ये तमाम तर इशूज़ पे थे, या NFC जो कि मैं एक पॉइंट भूल गया जिस पे उन्होंने सपोर्ट लैंड नहीं की। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ये तो फिर उस हवाले से उनकी तरफ से ये बात आई, और वो अलग ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर को बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरा अकील साहब के आप ये कह रहे हैं कि आप उनके पास गए थे 27वीं तरमीम की सपोर्ट के लिए, जिसमें ऑब्वियसली 243 और दूसरी चीज़ें भी शामिल थी, और आइनी कोड बनना, ये वो। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको सपोर्ट तब करेंगे 243 में जब आप हमारे सदर को, ये बिलावल साहब ने कहा कि मेरे वालिद को जब तक आप इस्तिस्ला नहीं देंगे। देखिए, बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो तमाम तर चीज़ें थी, पहली और दूसरी, वो सारी अवाम के सामने है, मुझे उसमें दोबारा बयान करने की नहीं, प्रेस टॉक को छोड़े, आपसे जो बात हुई, ये आइडिया जो था बैरिस्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आया कि सदर साहब को इस्तिस्ला दिया जाए ताहियात। ये पार्टी की क़यादत, देखें, ये पार्टीज़ की क़यादत की आपस में जो बात हुई है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, कई मेरा एक जो ज़ाती भी है इस हवाले से, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दौराने जो आपकी अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हों, गवर्नर हो, जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं, जो आपने सरकारी इकदामात उठाए हैं,
तो उस पर बिल्कुल इम्यूनिटी होती तो है। एक तरह से उन्होंने आपको पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया मेरे ख्याल से पॉलिटिकली। आप इसको जो भी नाम दे दें नहीं नहीं, यही हुआ ना इसका मतलब। आप ठीक है, और आप फंस गए उनके आगे जाके। तो बड़े तेज लोग हैं यार ये तो। फैसल चौधरी साहब, ये तो पता चला बैरिस्टर साहब की पार्टी का कसूर नहीं है इसमें, जो इतना ह्यू एंड क्राइम मचाया जा रहा है। आज बैरिस्टर गौर साहब भी चीख रहे थे किस तरह ताहियात प्रेसिडेंट को दे दिया। तो हालात के सितम ज़रीफ़ी थी फिर भाई, ये तो करना ही पड़ना था उनको, अगर बाकी तरमीम करवानी थी। नहीं, अकील सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों ने खर्च मारी है, लेकिन वो उनकी ज़रूरत है। देखें ना, ये इक़्तिदार का मामला तो नहीं है ना, ये दोनों के इक़्तिदार का मामला है। ये उनकी मजबूरी है, वो इनकी मजबूरी है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो हैं वो नहीं चल सकते। दोनों के केसेस एक दूसरे के बगैर नहीं ख़त्म कर सकते। टोटल मतमा नज़र सारी बातों का ये है कि हमारे केस ख़त्म हो जाए। और रिपोर्टेडली जो CEC में एक ही बात कहे कि बाबा जी ने कहा जी कि उन्होंने के केस ख़त्म हो गए, हमारे नहीं हुए, बाकी जो फैसला करना है वो ठीक है। उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की। ये कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? अगर CEC ने नहीं की, बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर नहीं की, तो फिर ज़ाहिर है ब्लैकमेलिंग को सियासी ब्लैकमेलिंग है ना। और इसके अलावा आप इसको टोटल 27वीं तरमीम जो है उसकी लोड इस वक्त क्या थी, उसकी मुझे तो ये नहीं समझ में आई, बशमूल जो आप आसमान से तारे तोड़ के ला रहे हैं, कि भाई उसकी ज़रूरत थी क्या वजह थी? मतलब चंगा भला काम 26वीं में आपने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठे के नीचे दे तो लिया था। अब उसके बाद आईनी कोर्ट बनाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, जजेस की ट्रांसफ़र करेंगे, उनको आंखें निकालेंगे जो आपके कहने पे नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर आपने मतलब एक जंग जीती हुई है इतनी शानदार, फ़ौज ने और कमांड की है जनरल साहब ने, ठीक है, उनको भी बीच में अपने सारे मामलात में जो हैं वो भी रख लिया उन्होंने। आई एम श्योर वो उन्होंने नहीं कहा होगा कि यार ये करो, ये खुद ही से मतलब उनकी चपलुसाना किस्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि ये चाहते क्या। अब ये कह रहे हैं अभी 27वीं पकी नहीं है, 28वीं पहले तैयार है कि जी उसमें ये रह गया है। वो ना पीपल्स पार्टी 26वीं में आपके साथ एग्री की, ना 27वीं में, तो 28वीं में हो जाएगी वो आपके साथ। अब आप जो है ये किस तरह से मामला चल रहा है, इसमें अवाम के मुफाद की एक मुझे रत्ती भर बता दें कि जी अवाम का क्या मुफाद है। और ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा टाइम लग जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने में, तो सुप्रीम कोर्ट का और काम क्या है? ये तो आप इस तरह से कह लें कि जी अब अपना कामरान साहब के शो पे बड़ा टाइम लग जाता है, घंटा पूरा लग जाता है, तो कामरान साहब का और क्या काम है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपने उसको ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट बना दिया है। जजेस की ट्रांसफ़र आप कराएंगे, ये जी फलां हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जो ਤੁਹਾਡੇ आखिर लग गया तुसी उन्होंने अग्गा कटोगे। ठीक है जी। और इस जो प्रेशर में कौन सा जज आज़ादाना काम करेगा? और आज़ाद जुडिशरी जो है, ये कामरान साहब, ये ज़रूरत होती है अवाम की, पब्लिक एट लार्ज की। लेकिन फैसल साहब मैंने देखा है कि इस तरमीम के खिलाफ में बम ब्लास्ट हो गया है, इस तरमीम के खिलाफ कोई लॉयर्स की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, कोई अवाम का कंसर्न नजर नहीं आ रहा। आप जैसे लोगों की बच्ची। और सर लॉयर्स की मूवमेंट क्या, इधर मेरी बात सुने कि आप तो क्योंकि जहनी और तबन आमर है ना, आप तो आमरों के भी आमर हैं। आपके में जो रूस रहियत हुई हुई है ना, वो एक छोटा मोटा फिरौन है। रिएक्शन कोई उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया, मैं कह रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई अवाम का रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन कितने रिएक्शन? और भाई रिएक्शन तो तब आए जो आपने किसी को जिंदा छोड़ा हो। मर गए सारे, तो मार दिया, सारे मर गए, कोई मतलब सारे मर गए, तो आप जिंदा रह के क्या कर रहे हैं भाई? मुझे ये समझ नहीं आ रही। किसानों को, ताजरों को, अपना कारखानादारों को, मजदूरों को, ठीक है, मीडिया के साफियों को, मतलब इन्होंने किसी को छोड़ा है? इन्होंने तो पुटी छुटी इनके हाथ में आई है ना, इनका अवाम से तल्लक है ना, इन्होंने अवाम से वोट लिया। मैं तो हैरान हूँ कि आपके सामने इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं ना इनका अवाम से कोई ताल्लुक है। अवाम आपके कहने पे बाहर नहीं निकलती, ना तरमीम के खिलाफ ना तरमीम के हक में। मैं हैरान हूँ यार फैसल साहब, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं तरीके से। खावे अब यही बंदे शहादतें दे दिए हैं, बंदे मार दिए आपने, और क्या करे अवाम? अवाम फायर लग जाए। जितनी अवाम हमारे लिए निकली है, किसी के लिए नहीं निकली। नहीं वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 8 फरवरी 2024 को जो उन्होंने
कमाल कर दिया उन्होंने। ओ यार वो इतना काफी नहीं होता बट्टे चुक देते उन्होंने। बैरिस्टर अकील तो जीत गया ना, हार के भी जीत गया बैरिस्टर अकील। तो बात ये है कि तुसी की जानते हो कि अपना खाना जंगी हो जाए, खाना जंगी ना हो, ऐसा तो नहीं होता। खाना जंगी तो ना। भट्टी साहब मुझे समझ नहीं आई, पहली मुबारक हो आपको कि पहली दफा आई थिंक तरमीम के बाद आप और मैं। कमीशन का कामरान भाई फैसला है, जी, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वो फॉर्म 45 देखे हैं। आप लोग अब देखें यहाँ पे बैठ के आप बड़ी जिम्मेदार पोजीशन में बैठे हैं, ये कम से कम आप एक ओपिनियन मेकर्स हैं। ये एक्सेप्शन या ये लिबर्टी मैं आपको नहीं दे सकता कि आप ये कहें कि हार के भी जीत गए। ये आप जो अदालती काम है वो करें, अदालती जो फैसला है वो देखें। आप जीत गए ना बैरिस्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बोलने से क्या होता है, ये कह रहे हैं आप हारे में, हम तो नहीं मान रहे आपको हारे में। ओपन जाके ईसीपी में कंटेस्टेड था तमाम तर मामला, तो वहां पे किया ना हमने, तो सारे सबूत वहां पे दिए। साहब मैं तो जिस दिन आपके हक में बोल रहा हूँ उस दिन भी आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरा इमेज को ऐसा बन गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस दिन नहीं, उस दिन भी मैंने तो तारिक फजल चौधरी साहब पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा आप पे गैंग अप किया गया था और वो गलत किया गया था, आप पे गैंग अप नहीं होना चाहिए था। मैंने फैसल साहब को भी ये बात बताई, मुझे तो उस बात का भी जो है बड़ी नागुज़ीर गुजरी है वो बात कि जो आपने हमारे चीफ विप को आपने कहा कि तारिक साहब रजिया जो है वो 2 गुटों में फंस घेर लिया। नहीं वो तारिक भाई तो देखें अकील भाई पता नहीं आपका उनसे कब से ताल्लुक है, मेरा 2006 रजिया बाजी 2 गुंडों में, अपना गुंडा तो एक ही है इधर, वो है फैसल चौधरी साहब, आप नंबर 1, और उस दिन भी आप ही थे, बाकी तो शुरफा बैठे हुए थे उस शो के अंदर, ठीक है ना, एक बात हो गई। और गन पॉइंट पे आप लेके गए प्रोग्राम के बाद मुझे, तो इसलिए ये कि बात कहने की बात ये कि गुंडा राज तो आपका मेरे भाई। और अकील भाई आप टेंशन ना लें, तारिक भाई हैं, 2006 से मैं उनको जानता हूँ, उनको मैंने पीटीवी से लॉन्च किया था, पहली दफा मेरे शो में आए थे और बड़े शर्मीले थे उस वक्त, अभी भी शर्मीले। आप लोगों ने झाका उका लिथाने की कोशिश की है, गिराने की, लेकिन फिर भी वो शरीफ आदमी है। आपकी गवर्नमेंट में ना कुछ शरीफ शुरफा में से उनका भी शुमार होता है, आपको भी आधा शरीफ मान लेते हैं, वैसे तो आप सारी शरीफ है, पार्टी शरीफ है। भट्टी साहब इस तरमीम के बाद आज आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे सामने और मैंने आपको पहले बताया है तरमीम मंजूर हो चुकी। अब जब कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ नहीं है, वकीलों को एतराज़ नहीं है, अवाम को एतराज़ नहीं है, तहरीक इंसाफ क्यों इतनी सेकपा हो रही है मेरे भाई, क्या मसला है? पहली बात कामरान भाई, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, हादसा हुआ है, बहुत एक दुख और तकलीफ़ की कैफियत है। वाना में जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ भी इस वक्त हमारे जवान जो हैं अपनी जान हथेली पर रख कर लोगों को बचा रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, खा वो भारत का फ्रंट हो, खा वो अफ़गानिस्तान का फ्रंट हो, खा वो खारजियों, फितनों और दहशतगर्दों का फ्रंट हो। तो आज शहीद तो जनती होते हैं, लेकिन जो चले गए शहीद, जो आज शहीद हो गए, उनके अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद करे और उनके ख़ानदान वालों से इज़ारे हमदर्दी भी, ताज़ियत भी, और अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे। और वाना और अब इस्लामाबाद अल्लाह ने बड़ी तबाही से बचाया है, 12 शहीद हो गए हैं, 50 के करीब ज़ख्मी हैं, लेकिन अगर ये अंदर चला जाता तो बहुत तबाही होती। आपने एक सवाल पुट किया था कि क्या अब हमारे पास है, भाई अब कंफर्म है और बिल्कुल सामने है कि पीछे भारत है, आगे अफ़गान तालिबान हुकूमत है और उसके आगे खारजी दहशतगर्द और फितने हैं। हमने बातचीत करके देख ली, मुज़ाकरात करके देख लिया, मुआहदा करके देख लिया, इhtजाज करके देख लिया, सफारती कोशिशें करके देख ली, दोस्त मुल्कों ने भी अपनी कोशिशें करके देख ली। ऑप्शन एक ही बचा है, ऑल आउट जाना और आखिरी दहशतगर्द तक जाना और आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक जाना। बाकी एक ज़रूर आज कहूँगा कि इस्लामाबाद कामरान भाई इस डकैती या इस दहशतगर्दी के अलावा इस्लामाबाद मिनी कराची बन चुका है। चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनियाँ मामूल बन चुकी हैं यहाँ। इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी 0/0 अफसोसनाक और शर्मनाक है। मोहसिन नकवी साहब अपना IG लाए थे लाहौर से और फिर चुन चुन कर अपने लाडले या अपने फेवरेट या अपने तौर पर जो अच्छे अफसर लगते थे वो लाए हैं। यकीन करें यहाँ सब कुछ वो हो रहा है जो कराची में होता है और इस पुलिस को प्रोटोकॉल से या बड़ों की हिफाजत से या पता नहीं किन किन कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि लोगों की तरफ ज़रदारी साहब को तायात प्रोटोकॉल देना पड़ेगा भाई। और यहाँ और आखिरी बात इस हवाले से कि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच जारी है
और ये भारत ने अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दों ने बड़ा सोच समझ कर हमला किया है, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार ये जंग लड़ेंगे हम और जीतेंगे हम अपनी फ़ौज के पीछे हैं, अपने जवानों के पीछे हैं, अपने इदारों के पीछे हैं। दूसरी बात, ये जो आपने अभी कहा कि अभी आपने कहा कि सुप्रीम कमांडर, जिसको मेरा निक्का वज़ीर कह रहा था सुप्रीम कमांडर, मेरा निक्का वज़ीर का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, अल्लाह इसे बड़ा वज़ीर बनाए, यानी ये मुस्लिम लीग नून से हैं। और ये किसको कह रहे थे सुप्रीम कमांडर? आसिफ अली जरदारी साहब को कह रहे थे सुप्रीम कमांडर। मतलब 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने अली बाबा 40 चोरों को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया है हर चीज़ से कि जा तू पाक साफ। मतलब मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत अपने ज़र बाबा को पाक साफ कर दिया है। मतलब 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुस्लिम लीग नून ने जिसे लाड़काना कराची लाहौर की सड़कों पर घसीटना था, उसे सर पर बिठाया और उसे कहा है कि जा जो कुछ स्याह सफ़ेद किया है तेरा माफ़। मतलब मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत जिसका पेट चीरना था, और माइक गिरा गिरा के शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं पेट चीरूंगा, अब उसके पेट के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम बांध के कहा है कि आई सल्यूट यू मिस्टर सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी। और मतलब जिसे शहबाज शरीफ ने चौकों चौराहों पर लटकाना था, उसे पाक साफ करके कहा है कि जा तुझे 27वीं आईनी तरमीम मुबारक। मतलब वो शहबाज शरीफ जिसे आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी के स्विस बैंक अकाउंट्स बुलाते थे, अब आईनी तरमीम उसका सहारा लेकर उस जरदारी साहब को कहा है कि तू पाक साफ है। वो बिलावल भुट्टो जिसको शहबाज शरीफ ताने देते थे कि तेरे बाप के मैंने खाते खोले ना तो बेटा तुझे लग पता जाएगा, अब बाप के सारे खाते खुद शहबाज शरीफ साहब ने बंद करके भेजे हैं। कोई ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज याद आते हैं, कुछ और कुछ, मतलब कि कोई आपके पास इखलाकियात नहीं है, कोई आपके पास असूल नहीं है, कोई आपके पास मंतक नहीं है, कोई आपका नजरिया नहीं है। बैरिस्टर साहब के ब्लैकमेल किया पीपल्स पार्टी ने। आपकी वाहिद दो कामरान भाई सिर्फ 2 मिनट, आपकी वाहिद और वाहिद इक्तदार है। अभी मैं शहबाज शरीफ साहब को, जब आप बैरिस्टर अकील साहब से बात कर रहे थे, तो मैं शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। ये कब वो फरमा रहे थे? जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। तो मतलब अब इस निज़ाम ज़र को वाकई बर्बाद होना चाहिए। अब वाकई बस हो गई है, बहुत बस हो गई है इस मुल्क की भी और इस 25 करोड़ आवाम की भी। इनके ड्रामे देख देख कर, इनकी एक्टिंग देख देख कर, इनके झूठ सुन सुन कर और इनकी बातें सुन सुन कर। और सुनिए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का ही मैं अगर यहाँ चला देता, लेकिन वक्फे के बाद चलाऊँगा उनकी आवाज़। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे? दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर जो चले, वो जो साए में हर मसलत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इन्होंने कर क्या दिया है? चंद 3 जुमले कामरान भाई, इन्होंने कर क्या दिया है? इन्होंने इस निज़ाम के आइन पर ये हमलावर हुए हैं, आइन पर, आइन के स्ट्रक्चर पर हमलावर हुए हैं। इन्होंने जमहूरियत को जो एक आध जड़ रह गई थी वो भी काट दी है। इन्होंने अवाम की मर्जी को तहस नहस कर दिया है। इन्होंने पार्लियामेंट, सेनेट और सारों का एक ड्रामा बना के हमारे सामने रख दिया है। ये अब अगर ये तरमीम भी ला सकते हैं कि आज के बाद जितनी मर्द हैं इस मुल्क में वो औरतें हैं, और जितनी औरतें हैं उतने वो मर्द हैं। और यकीन करें इनके वजीर बैठ बैठ कर बताएंगे कि ये गलत जिन्स, हमारे आने से पहले ये जिन्स की गलत तकसीम थी, हमने इनको सही किया है। पॉइंट आ गया। ये खुदा का खौफ करें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दी है। ये ऐसे चलता है। 1956 के आइन में, 1962 के आइन में, 1973 के आइन में, 18वीं तरमीम में ये नहीं था कि जजों की मर्जी के बगैर तबादले किए जा सके। इन्होंने कर दिया है। ये क्या करना चाहते हैं अब? और इसके बाद क्या रह गया है आपका? वो भी आप कर लें, सारा कुछ कर लें। सर आपका याद रखें मगर आखिरी बात अकील भाई और आप सारे, आपने अपोजिशन में आना है। और उस वक्त मैं पूछूंगा आपको कि ये जो आप इस्तिस्ना जरदारी साहब को दे चुके हैं और ये जो अदलिया को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा चुके हैं,
इसका आपको जब नतीजा भुगतेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि हुण आराम है, हुण सुकून है। सर आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को इतना क्या मामला प्रॉब्लम थी कि सुप्रीम कोर्ट को तो आपने चले डेड कर दिया, उसके दांत भी निकाल दिए, उसकी पावर भी खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रही है, वो तो पता नहीं कौन सा कोर्ट बन गई है। मतलब इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, आपके वज़रा को, मतलब आपने कोई रिवेंज लिया है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जो आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र है जिस चीज़ का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वही इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था। कामरान भाई, बात यह है कि हमारे पास उस वक्त नंबर पूरे नहीं थे और ये PTI की और JUI की जो है एक आइडिया था, एक सिफारिश थी। उन्होंने कहा ट्रांजिशन के पीरियड में रख लें, अभी आप जो है इसको बेंच बना दें। बेंच सबसे ज़्यादा तनकीद आप लोगों की तरफ से होती है, अदालत के अंदर अदालत। भट्टी साहब खुद कहते हैं जी ये क्या नया सिस्टम दे दिया, अदालत के अंदर अदालत लगा दी है। तो कम अज़ कम उसको एक बेहतर तरीके से, और अभी भी आधे से ज़्यादा टाइम सुपर टैक्स के केस का देख लें, दीगर केसेस देख लें, मतलब कोई एफिकेसी तो आई नहीं उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये वही जजेस हैं जो जाके रेगुलर काम भी करते हैं, रेगुलर डॉक्यूमेंट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और ये काम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये बिल्कुल फैसल साहब मेरे साथ इस हद तक एग्री ज़रूर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत टाइम टेकिंग एक मैटर है। तो उसी हवाले से जो एक ओरिजिनल थाट थी, जो एक अनफिनिश एजेंडा कह लें, बिजनेस कह लें, या जो अधूरा ख्वाब था, वो हमने आईनी अदालत का तरमीम के थ्रू जो है वो पूरा होना जा रहा है। जी जी बिल्कुल अधूरा ख्वाब था जी। बिल्कुल। अब ये बताएं मजीद अधूरे ख्वाब जो है वो आएंगे, और वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे जो पहले ही तैनाती होगी। और जजेस को ट्रांसफर करने के हवाले से ये इख्तियार हमने एग्जीक्यूटिव से लेके जुडिशरी को दिया है कि वो खुद डिसाइड करें। जो इदारा इंडक्ट कर सकता है, जो इदारा डिसमिस कर सकता है, जो इदारा एलिवेट कर सकता है, कम से कम उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए। और जिस बैरिस्टर साहब 28वीं तरमीम का भी कोई प्लान है? हाई कोर्ट से जाएगा, उनके दोनों चीफ जस्टिस मौजूद होंगे। 28वीं तरमीम भी आ रही है सर, अनकरीब आपके दौर में आएगी? जी 28वीं बिल्कुल आएगी। और वो 28वीं जो है, जो चीज़ें इसमें रह गई हैं उन पे एक सैर हासिल गुफ्तगू और बहस होने की ज़रूरत है, जिसमें बिलावल साहब ने खुद कहा कि NFC के ऊपर मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आऊँगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बैठेंगे और मैं आई विल, या वो हमसे मान जाएंगे या हम उनसे मान जाएंगे। देखें, वफाक को कमज़ोर करके सूबों को जो है मजबूत करना, ये भी तो कहीं का इंसाफ नहीं है। आपको वफाक को अगर कमज़ोर करना है और फिर सूबों को मजबूत करना है, जो कि सूबों की मजबूती के साथ हम खड़े हैं, लेकिन कोई बैलेंस तो हो, कोई एक मतवाज़न जो है तरीका। सर बैरिस्टर साहब, अभी आपने जाना नहीं डिनर के ऊपर, बड़ा ज़रूरी है आपकी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सुनाने लगा हूँ फैसल चौधरी साहब को, और आपका होना बड़ा ज़रूरी है इसके। फैसल साहब, आप लोगों के मसले का हल नून लीग ने निकाला। आज पार्लियामेंट में जो हनीफ वासी साहब खड़े हुए, उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये तरमीम और ये मसला नहीं है, आप लोगों का मसला ये कि आपका रवैया ठीक नहीं है, और इस रवैये की वजह से ना आपको कौमी असम्बली में कोई रिलीफ मिल रहा है, ना इमरान खान को जेल में कोई रिलीफ मिल रहा है। जरा सुनवा दें। यकीन माने जो इनके साथ लगता है ना, मैं सलमान अकरम राजा की बड़ी इज्जत किया करता था, वो इनके साथ लगा जलीलो खवार हो गया। खोसा साहब देखे पीयूष पार्टी में क्या मुकाम था इनका, रुल गए बेचारे। मैं रुल गई हूं, मैं मन्नो नहीं, मैं रुल गई हूं। इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए। जी लीडर किसी के सदर बनने से बाहर नहीं आया, लीडर इंस्टीट्यूशन पे हमला करने से बाहर नहीं आया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई तो वो बाहर नहीं आया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, वो बाहर नहीं आया। वो बाहर उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। आपको कुछ कहा है? क्या हुआ? नीचे कोई चीज तो नहीं है। फैसल चौधरी साहब, जो आप लोगों के साथ लगा तबाह बर्बाद हो गया, ये है आपका इमेज मार्केट में। ये हनीफ अब्बासी साहब की इतनी इंटेलेक्चुअल जो गुफ्तगू है वो मैं तो बिल्कुल ही इम्प्रेस हुआ। हनीफ अब्बासी साहब ऐसे ही करते रहते, वो खच्चे मारते रहते हैं भाई हमारा, लेकिन वो कभी संजीदा उनको तो घर वालों ने कभी नहीं लिया। आप बादशाह आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं जी फलान लग गया। PTI के साथ खोसा साहब ना निकलते लगता या सलमान खान राजा ने लगता तो इनको तो घर वाले वोट नहीं देते। ये तो PTI का अपना खटावा खा रहे हैं। दूसरी बात आपने ये की है कि ये तो एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है
कि चोरी दा माल ते डांगा दे गज। तो इन्होंने तो ये काम किया हुआ है। आप मुझे बताएं 27वीं तरमीम के बाद अकील कह रहे हैं कि 28वीं आएगी, और भाई 27वीं को होल्ड करके बैठ लें, बात कर लें। क्या उजलत है आपको? आपने क्या करना है इस 27वीं तरमीम के बाद? कौन सा जो है वो आपका काम रुकना है? आप लोगों का कोई काम नहीं रुकना, वो हो रहा है। और ये आप ये कह रहे हैं कि जी सुपर टैक्स और ये और वो, और भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स टाइम लेते हैं, पूरी दुनिया में लेते हैं। आपको पता है इंडिया में 5 सीनियर मोस्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को आपने क्या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट बना दिया कि जी वो सिविल केस सुने, फलां केस। वो तो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ फैक्ट थोड़ी है। वो तो अपना जो भी लीगल इंटरप्रटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रटेशन है, वो करेगी। एक अजीबो गरीब किस्म की मतलब जो काम सीधा होना होता है उसको भी उल्टे तरीके से करते हैं। 184(3) को आपने रेगुलेट करना था तो भाई आप रेगुलेट कर लीजिए। ये उनको साथ में सीनियर मोस्ट जजेस को कहेंगे कि नहीं आप यूनानिमस फैसल भाई क्विकली जरा 1 सेकंड दीजिएगा, रुक जाए जरा इधर ही 1 मिनट उठ जाइए। मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं ब्रेक से पहले फैसल चौधरी साहब, अपना बैरिस्टर अकील साहब, जो एक चीज़ रह गई है ना बीच में, अगर चलो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आने के बाद आपसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अंसार भाई साहब की स्टोरी जो है, 4 जजेस का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 1 जज फिर ऑब्वियसली रिज़ाइन कर जाएंगे, ये आपके इल्म में है ना? और आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। देख, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तमाम तर मामला अगर वो जहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, उन जो जज हैं, जेसीपी की रिकॉम्पोजिशन हुई है, उस हाई कोर्ट का जहाँ वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका चीफ जस्टिस होगा, यहाँ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और वहाँ पे 5 जज ऑलरेडी बैठे हैं, तो 7 जज टोटल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो आप इस खबर की तरदीद कर रहे हैं, ये जेसीपी का इस्तेकाक है, अब हमारा इस्तेकाक नहीं रहा कि ये प्लानिंग है। ठीक, एक ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक लेता हूँ, उसमें बात करते हैं। भट्टी साहब, आप जरा समझदार आदमी हैं, समझा सकते हैं, आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारी स्पेस, ये सारा 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम आएगी, इसका जिम्मेदार एट लार्ज इमरान खान नहीं है? क्या खूबसूरत बात की है भाई आपने, क्या मेरे भाई आपने बात की है। पहले तो क्या आपने आपके, और मुझे यकीन है, मुझे ये पता है, पक्का पता है, कप्तान कोई 40 सीरीज़ जीतने वाले कप्तान, मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैंने इस पे आर्ग्यू किया तो आपने साबित भी कर देना है कि ये नहीं। मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आपकी राय ले रहा हूँ कि इमरान खान ने स्पेस नहीं छोड़ी लोगों के लिए। तो मैं आपको पहले तो अब वो निक्का वज़ीर चला गया, इसलिए सिर्फ 2-4 जुमले ही सुन लें, वरना तो मैंने 28वीं जो आईनी तरमीम आनी है उसका मेरे पास एक ड्राफ्ट बना हुआ था। मैं उनको चाहता था, वैसे भी अब भी हुकूमत है, हुकूमत का कोई बंदा है तो वो प्लीज़ ये मेरा भी आप अपने वर्किंग पेपर में मेरा ड्राफ्ट भी शामिल कर लें 28वीं आईनी तरमीम कि पाकिस्तान का ख्वाब नवाज शरीफ साहब ने देखा था। पाकिस्तान बनाने में नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा और हमजा शहबाज भी शामिल थे। एटम बम बनाने से धमाके करने तक सब कुछ हाउस ऑफ शरीफ की ज़ेर निगरानी तय हुआ। 1971 में जब मुल्क टूटा तो उसके 5 किरदार थे, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, भुट्टो साहब, जनरल याहिया और इमरान खान। और आइंदा से हर इलेक्शन मुस्लिम लीग जीता करेगी, और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा के दरमियान वो होगा कुर्रा अंदाज़ी होगी। तो अगर जिसका कुर्रा निकल आया वो वज़ीर आज़म होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो वज़ीर आला होगा। और अगर इन दोनों का वो जो कभी कभी ऐसे भी होता है, एक मरतबा मैंने और आपने भी टास्क किया था तो वो घास के तिनके पे आ गया था, वो सिक्का तो एक साइड पे हो गया, दोबारा किया था। तो अगर दोबारा टास्क में कोई थोड़ा सा जो टाइम है उसमें इनके जो फेवरेट्स सुप्रीम कमांडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बेटे को भी कोई 2-4 महीने के लिए बना देंगे। और जहाँ जहाँ ट्रंप साहब होंगे वहाँ जो स्टेट सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब होंगे। और आखिरी जो इसमें इस तरमीम में है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है या जो कुछ भी पीपल्स पार्टी ने किया है वो इस 28वीं आईनी तरमीम में लिखा जाए कि वो सारा कुछ पीटीआई ने किया और इमरान खान ने किया। डन हो गया। अब आ जाएं जी कि इस बात पे कि अब आ जाएं इस बात पे 2 जुमले के इमरान खान जिम्मेदार है। एक जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब अगर इस लड़ाई को
जो कभी भी वो उनको नहीं लड़नी चाहिए थी। ये फ़ौज से लड़ाई या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़नी, ये जो लड़ी है ये ना लड़ते, कौमी असम्बली से ना निकलते, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अगर उन्होंने कौमी असम्बली से निकल गए, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ दी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन उसका चुरा लें। ये जो बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग वाले, उसका बल्ला छीन लें। वो जो काजी फायज ईसा हुआ पॉइंट आ गया सर आपका, उसका बल्ला छीन लें। और इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप आइन, दस्तूर, कानून, रूल्स सब कुछ ही बदल दें सिवाय अपने आप को बदलने से। तो आप सब कुछ बदल दें। और आप यानी आखिरी एक जुमला कामरान भाई, ये कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज की मुस्लिम लीग ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये इस्तिस्ना दिया है कि आपका जो कुछ भी है वो माफ़, अब भी और आइंदा भी। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक। फैसल भाई, आप कंसिडर करते हैं कि आप लोगों की गलत सियासत और गलत डायरेक्शन की वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती, ना आपका लीडर, ना आपकी कोई हुकूमत। अभी सुना सोहेल अफरीदी भी दाखिल होने जा रहे हैं, जो उन्होंने बयानात दिए, उनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा यार आप लोगों के पास। तो बात यह है कि ये हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि पीटीआई जो है उसके पास कुछ ना बचे। पीटीआई के पास आवाम है, उनकी मैंडेट है, लोगों का वोट है, लोगों की सपोर्ट है, लोगों की दिल में धड़कता है इमरान खान, लोगों की उम्मीद है इमरान खान, लोगों की आस है इमरान खान। क्या बात कर रहे हैं आप? आज एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ना, तो मैं आपको बताऊं कि आटे चीज़ का आपको भाव मालूम हो जाएगा कि किस भाव बिक दी है। ये आप देखें कि किसी भी इलेक्शन में इस तरह से होता है कि आप धौंस धांधली करें और आज़ाद लोगों को जो है वो बिठा दें और मुकाबला ही ना करें, और फिर अपना नाचना शुरू कर दें कि जी हम 10 साल तो मुझे आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। आप सियासत करें 10 साल, और चलो 11वें साल आ जाएंगे, 12वें साल आ जाएंगे, 20वें साल आ जाएंगे। सदा बादशाही अल्लाह की है, बंदों की थोड़ी होती है। वो ठीक है, इसमें क्या बात है? अगर 26 साल वो शख्स लड़ता रहा है तो 20 साल 12 साल उसके पीछे जो चलने वाले वो भी तो लड़ लेंगे। जो चीज़ उसने दी है लोगों को, किस चीज़ को लड़ रहे हैं वैसे? पिछले 78 सालों में नहीं दे सका। किस बात को लड़ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ क्यों नहीं है? शहबाज भाई अपने हकूक के लिए लड़े हैं, आइन के लिए लड़े हैं, जमहूरियत के लिए लड़े हैं, कानून के लिए लड़े हैं, आज़ाद अदलिया के लिए लड़े हैं, बेहतर मैशत के लिए लड़े हैं, अमन व अमान के लिए लड़े हैं। ठीक है, आप मतलब आपको जो है वो हर बात लड़ाई क्यों लगती है? आप मेरी बात सुने, ये अभी जो मामला इन्होंने किया है, ये जो है ना, ये वहाँ पे जाके कहते हैं कि जी ये पीटीआई वाले और लोग आपके मुखालफ हैं। असल में लोग इनके मुखालफ हैं। जो इनकी बैकिंग, जो ये दो पार्टियाँ जिनके और बाकी जो ये लल्ले तलल्ले हैं, इनकी बैकिंग छोड़ दें तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अपना पॉपुलर तरीन इदारा कोई और नहीं हो सकता। ये तो इन्हीं की वजह से वो भी बेचारे अंडरमाइन हो जाते हैं और उनके ऊपर भी तनकीद आती है। और ये इतने होशियार हैं, ये इतने तेज़ हैं, अपना हर गंदा काम उनके ऊपर फेंकते हैं, हर गंदा काम करके कहते हैं जी असी तो कुछ भी नहीं किया, साढ़े को तो करा लेंदे ने। ये जो हैं ये चलाकू मासियाँ हैं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये आपके शोज़ में बैठेंगे और इरशाद भट्टी गवाह होगा मेरा कि जी वो कहेंगे जी ओ जी असी तो साढ़े ते पल्ले। इरशाद भट्टी साहब तो हर गलत बंदे के गवाह हैं भाई, ये पता है। उनके ऊपर आप इतना गुमान ना करें, उन्होंने कभी वो तो आपके भी गवाह हैं। किसी हमारी तो आज तक इसलिए गवाही नहीं दी क्योंकि हर गलत बंदे गवाह हैं। आपके इंशाल्लाह गवाह होंगे। मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ आपके लिए फ्यूचर में रह क्या गया है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सियासी तौर पे। वल्लाह आलम, वैसे तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी जाइएगा ना फैसल साहब, कहीं भट्टी साहब गवाह रहेंगे जो मैं बताने लगा। एक ब्रेक लेंगे जी भाई। इस वक्त ऐवान सदर में एक बहुत पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम है, जहाँ पे मेंबर पार्लिमान जो है उनको बुलाया है जरदारी साहब ने। और जरदारी साहब ने इसलिए बुलाया कि वो सारे मिलकर ख़ासतौर नून लीग वाले को मुबारकबाद दें कि जनाब देखें ये होता है मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने खेला। और जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बताया कि पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए पीपल्स पार्टी ने उनको पिछाड़ दिया और अपने लिए ताहियात जो है वो सारी इमरात और इस्तिस्ना ले लिए। इसे कहते हैं सियासत, जो तहरीक इंसाफ को सीखनी पड़ेगी। कल तक के लिए इजाज़त।